दोपहर का भोजन। ठीक है। इसके जो लेखक हैं अमरकांत हैं। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग इसके प्रमुख पात्र को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये सिद्धेश्वरी है और ये चंद्रिका प्रसाद है और ये सबसे बड़ा लड़का रामचंद्र और उससे मंझला लड़का मोहन और सबसे छोटा लड़का प्रमोद है। ठीक है। तो इस कहानी को हम लोग अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वे मतवाले की तरह उठी और गरगे से लोटा भर के गटक गटक कर पानी चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वो हाय राम कह रह कर जमीन पर लेट गई। आधे घंटे तक वो उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखने लगी। फिर उसकी दृष्टि ओसरे में अध टूटे खोटले पर सोए अपने 6 वर्षीय प्रमोद पर पड़ा। ठीक है। लड़का नंग धरंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे। उसका पेट हड्डियां की तरह फूला हुआ था। उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए गुजर जाते थे। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। एक दो क्षण उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे कर गली की ओर देखा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र, ठीक है ना, जो ये रामचंद्र बड़ा बड़ा लड़का है, ठीक है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसरे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान पर जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहां पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था। आंख उसके बाल अस्त व्यस्त थे और फटे पुराने जूते पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी ने पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। किंतु 10 मिनट बीतने के पश्चात जब रामचंद्र नहीं उठा तो घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बरकू बरकू, लेकिन उसने कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रख दिया। बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने मां की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठ खड़ा बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे जल से अपने हाथ पैर धोने के बाद वो यंत्र की तरह चौकी पर आ बैठा। सिद्धेश्वरी ने डरते हुए पूछा, खाना तैयार है, यहीं लगाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके हैं? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, अभी आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा दुबला पतरा, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर झुर्रियां थी।
वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से फ्यूफेडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने रख दी और उसके पास पंखा करने बैठ गई। ठीक है, इसको जो है इमेज यहाँ पे, ठीक है। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पानिया दाल और चने की तली तरकारी थी। रामचंद्र ने रोटी से प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बहुत कड़ी धूप है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था, उम्र 18 वर्ष। वह इस साल हाई स्कूल के 10वीं का इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह ना मालूम कब से से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई तो झूठ मूठ उसने कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका तेज है, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगे रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखा और पानी पी लिया, फिर खाने लगा। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भयावी आंखों से अपनी मां को देखा, फिर नीचे सिर करके कुछ रुखसाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज होती जा रही थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल में एक दो टुकड़े पाल की नाव की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए एक खड़िया इक्की की आवाज आ रही थी और खोटले पर सोए बालक की सांस का खड़खड़ शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका है? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका है। रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी ने फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया। वो बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता था कि बड़ा भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। पर वो आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने का जिद कर दिया था। उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी मां की ओर देखा, फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब एक रोटी का टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हो? रामचंद्र ने हाँ मना कर दिया। हड़बड़ा कर बोला, नहीं नहीं, जरा सी भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधे ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार कर डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचती हो, बस अपनी जिद। भूखी भूख रहती तो क्या नहीं लेता? सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को अंगुलियों से बजाया, फिर हाथ को थाली में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वो भोजन का ग्रास ना होकर पान का बीड़ा हो। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए
अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं, यहीं पर तो था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर काफी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह पड़ोसी गई, 2 रोटियों में एक रोटी कटोरे को 3/4 दाल और अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई। वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोली, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम थोड़ी ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ की ओर गौर से देखा, फिर धीरे से इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं है, फिर रोटी तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती है, ना मालूम कैसी लग रही है। खैर, अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी सी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। रेसिडी से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह लगाकर सुर-सुर पी रहा था कि मुंशी, जो मुंशी है, ठीक है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस-खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे सिरकाया और मोहन को दाल को एक सांस में पीकर पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से घर के बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरे भर दाल, चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठ गया और रोटी के एक ग्रास को इस तरह चुभला रहा था कि जैसे बूढ़ी गाय जुगाली कर रही थी। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगभग थे। शरीर का चमड़ा झुरने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार-तार लटक रहा था। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुरकते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जड़ा और जोर से घुमाते हुए बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी तो देवता समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, ये क्या कहता था, बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद और रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बहुत इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वो सब कुछ सह सकता है पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है, वैसे लड़कपन में नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने देता था उसे बरकरार रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हूँ क्या? यह कहकर अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खड़-खड़ सांस कर खाने लगे।
फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की फूक-फूक आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास ही नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे। पर उसकी हिम्मत न होती। उसके दाल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखे हों और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे न रहा गया हो, बोली, मालूम होता है कि अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण इधर-उधर देखा, फिर निर्वाक स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई है। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की। फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। मुंशी जी ने चने के दानों को इस तरह दिलचस्पी से देखा कि जैसे उनमें उनसे बातचीत करने वाला हो। फिर सूचना दी, गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक और रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर खनकी से देखा। तत्पश्चात किसी छठे उत्साह की भांति बोली, रोटी रहने दो। उत्साह की भांति बोला, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन से तबीयत ऊब भी गई है। तुमने व्यर्थ में ही कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हड़िया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह से कहा कि तो थोड़े गुड़ को ठंडा रस बनाओ, मैं पीऊंगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गई है। यह कहकर वे ठाका मारकर हंसने पड़े। मुंशी जी के निपटाने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उल्हेड़ दिया, पर वह पूरा नहीं भरा। छिपली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास से खींच लिया। रोटियों को, थाली को भी उसने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी, भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसरे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकाटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को अलग रख दिया और दूसरे को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गए। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा, तब न मालूम कहाँ से उनकी आंखों से टप टप आंसू छूने लगे। सारा घर मक्खियों से भन-भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़के का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंध मुंह कर निश्चिंतता से सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना न हो। ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है।